हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पीवाईक्यूज़। और ये पीवाईक्यूज़ जो हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो इन वीडियोज़ को मिस मत कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ, नहीं तो एक दिन स्किप करके मतलब एक दिन छोड़कर ज़रूर ये वीडियोज़ आपके लिए हाजिर होंगे। तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं और आज हम 5 पार्ट्स जो है इसके अपलोड किए जा चुके हैं। उसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट। तो देखिए, बहुत ही फेमस पोम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पोर्फिरियाज लवर, द लास्ट राइड टुगेदर, एंड्रिया डेल सार्टो या द ग्रामेरियंस फनरल। सो देखिए, राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द लास्ट राइड टुगेदर। देख लेते हैं इस पोम के बारे में एक्सप्लेनेशन। द लास्ट राइड टुगेदर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स टेल ऑफ हार्ट ब्रेक, imperfection and hope. Disappointed in love, this dramatic monologue's speaker asked his beloved to go on one final ride with him. Browning first published this poem in his major 1855 collection, Men and Women. There were 51 poems in 2 volumes. तो Men and Women से मुझे याद आया, Men Without Women भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। जापानीज राइटर है हारुकी मुराकामी। अभी रिसेंटली मैंने उसकी फर्स्ट स्टोरी को पढ़ा है, अभी और भी बाकी पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो पोम है वो है पोर्फिरियाज लवर, इज अ पोम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज पोर्फिरिया in January 1836, and Porphyria's Lover is Browning's first ever short dramatic monologue. ये पोम भी मैंने इसका टेक्स्ट पढ़ रखा है, बहुत ही शानदार पोम है। और जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो है उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट पोम है एंड्रिया डेल सार्टो, ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्टलेस पेंटर। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि द फॉल्टलेस पेंटर जो है वो एंड्रिया डेल सार्टो का दूसरा नाम है। इज अ पोम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका जन्म हुआ था 1812 एंड ही वाज डाइड इन 1889, पब्लिश्ड इन हिज 1855 पोएट्री कलेक्शन Men and Women. इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस थे। अ फॉर्म ऑफ पोएट्री फॉर विच ही इज़ फेमस। देखिए, यही बात जो है उसको रिपीट किया गया है अबाउट द इटालियन पेंटर एंड्रिया डेल सार्टो। नेक्स्ट जो पोम है वो है अ ग्रामेरियंस फनरल, was published in the Men and Women in the same poetry collection in 1855. A grammarian's funeral is a eulogy जो एक praise या tribute होता है to someone who has just died. In this poem, the disciple of grammarian praises him while taking his corpse up the mountain along with other disciples. This poem is an apt example of dramatic monologue because the disciple speaks about the life of grammarian and praises him in loud words while nobody responds to what he says while the other people just listen. तो देखिए, यही होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, there's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do or die. These lines are from Tennyson's poem. तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो फेमस जो पोम्स हैं उनके इन डेप्थ क्वेश्चन हैं, उनके अंदर से इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें पोइम का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए वी हैव द ऑप्शंस इन मेमोरियम AHH, लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर यूलिसिस या द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। राइट आंसर हो जाएगा इसका द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Charge of the Light Brigade is 1854 narrative poem by Alfred Lord Tennyson about the charge of the Light Brigade at the Battle of Balaclava during the Crimean War.
He wrote the original version on 2nd December 1854 and it was published on 9 December 1854 in the Examiner. तो देखिए Examiner नाम की जो जर्नल है उसमें ये पब्लिश हुई थी. The poem was subsequently revised and expanded for inclusion in Maud and Other Poems in 1855. Next poem की explanation देखते हैं. इस जो ये poem है elegy है, इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं. The poem in Memorium AHH. It was published in 1850 by Alfred Lord Tennyson is an elegy for his Cambridge friend Arthur Henry Hallam, who died at the age of 22 years in Vienna in 1833. This poem is an elegy, a requiem, and a dirge for a friend, a time, and a place. In Memoriam AHH is an elegiac narrative poem in 2,916 lines of iambic tetrameter composed in 133 cantos organized in 3 parts, the prologue, the poem and the epilogue. और एक खास बात आपको और बताती हूँ यहाँ पर, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे आर्थर हेनरी हलाम, और इनकी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है. उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो अपने बेटे का नाम हलाम रखते हैं. नेक्स्ट है Locksley Hall is a poem written by Alfred Tennyson in 1835 and published in his 1842 collection of poems. It narrates the emotions of a rejected suitor upon coming to his childhood home, a fictional Locksley Hall. According to Tennyson, the poem represents young life, its good sides, its deficiencies, and its yearnings. Locksley Hall is a dramatic monologue written as a set of 97 rhyming couplets. Next है Ulysses is a poem in blank verse by the Victorian poet Alfred Lord Tennyson. He was born in 1809 and he was died in 1892. It is written in 1833 and it was published in 1842. It is a popular example of dramatic monologue. Facing old age, mythical hero Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels. Despite his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. तो वो देखिए अपनी जो ट्रैवलिंग से वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं कि वो फिर से एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार इन हिज पोम बाय द सेम टाइटल. तो देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही फेमस पोम है क्रॉसिंग द बार, तो उसमें जो एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है एज क्रॉसिंग द बार. सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, ट्रैवलिंग serenely फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, defying conventions and leaning towards पैंडेइज्म. ये जो पैंडेइज्म है वो पैंथेइज्म और डेइज्म दोनों से मिलकर बना है. कमेंटिंग ऑन द इल एडवाइज्ड एंड प्री कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड. राइट आंसर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था. राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रैवलिंग serenely फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्रॉसिंग द बार is an 1889 poem by Alfred Lord Tennyson. It is considered that Tennyson wrote it in elegy. The narrator uses as an extended metaphor to compare death with the crossing the sandbar between the river of life. The extended metaphor of crossing the bar represents traveling serenely and securely from life through death. The pilot is a metaphor for God, whom the speaker hopes to meet face to face. तो देखिए ये सब जो है ये क्रॉसिंग द बार के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ with its sick hurry and divided aim. Mathew Arnold speaks of this malaise in his poem. तो देखिए ये जो एक नोशन है कौन सी पोम में ये जो इस बारे में बात की गई है. ऑप्शंस वी हैव द स्कॉलर जिप्सी, डोवर बीच, थ्राइसिस एंड स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रेयूज. तो ऑप्शन इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 द स्कॉलर जिप्सी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्कॉलर जिप्सी 1853. It is a poem by Mathew Arnold based on a 17th century Oxford story found in Joseph Glanvill's Vanity of Dogmatizing.
द स्कॉलर जिप्सी फर्स्ट अपीयर्ड इन आर्नोल्ड्स पोम्स 1853. तो देखिए एक पोइट्री कलेक्शन था पोम्स के नाम से. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1853. इट हैज़ बिन रिटन इन अ 10-line stanzaic pattern constituting a total of 250 lines. और ये जो लाइन हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी ये थी द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स सिक हरी एंड इट्स डिवाइडेड एम्स. तो ये लाइन 203 एंड 204 थी. डोवर बीच के बारे में बात कर लेते हैं. इज अ लिरिक पोम बाय द इंग्लिश पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन न्यू पोम्स. ओपनिंग लाइन इसकी हैं, बहुत ही फेमस हैं. द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर. नेक्स्ट है थ्राइसिस. इज अ पोम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन दिसंबर 1865 टू कोमेमोरेट हिज फ्रेंड द पोइट आर्थर ह्यू क्लाव, who had died in November 1861, aged only 42. और Stanzas from Grande Chartreuse है. Arnold wrote this philosophical poem after visiting a monastery in the early 1850s, comprised of 35 stanzas, each of which contains 6 lines of iambic tetrameter verse set to an ABA-BCC rhyme scheme. The poem is one of the better known examples of Arnold's early poetry. तो देखिए ये थी इनकी explanation. Next question है the narrative of Thomas Hardy's The Return of the Native. The narrative of Thomas Hardy's The Return of the Native begins on the evening of. तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तभी दिया जा सकता है जब इसके बारे में आपने पढ़ा हो, इसकी समरी पढ़ी हो. ऑप्शंस हमारे पास हैं मे डांस डे, गाय फॉक्स नाइट, द स्किमिंगटन राइट या द मॉम्बरी रिंग्स. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 गाय फॉक्स नाइट. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज थॉमस हार्डीज 6th published novel. It first appeared in the magazine Belgravia, a publication known for its sensationalism. In 1878, the narrative begins on the evening of Guy Fawkes Night as Diggory Van is slowly crossing the heath with his van, which is being drawn by ponies. The native of the title is Climb Yo Bright. तो देखिए जो नेटिव जो टाइटल में मेंशन किया गया है दैट इज क्लाइम यो ब्राइट. और ये जो गाय फॉक्स नाइट है इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं. Bonfire Night commemorates a group of Catholic plotters who attempted to blow up the Houses of Parliament in London back in 1605 in a plan now known as Gunpowder Plot. तो ज़रूर अगर आपने लिटरेचर के साथ साथ थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इस गन पावर प्लॉट के बारे में पता होगा. With the help of Guy Fawkes, a radicalized former soldier, the crew attempted to blow up King James I, द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो ये एक बहुत ही बड़ी जो प्लॉटिंग है वो की गई थी. और तो ये था ये सारी एक्सप्लेनेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियोस में डेली लेकर आई तो हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अगर एक दिन के बाद अगर वीडियोस आए तो वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस इन दीज वीडियोस. सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ जो हैं आई विल ब्रिंग फॉर यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.